मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा हासिफ। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन सब खैरियत से होंगी। सैटरडे का दिन है, वीकेंड जो है ज़ाहिर है आज है, तो सब लोग सर्दी की वजह से अपने अपने कमरों में घुसे हुए होंगे, सर्दी भी इंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन जैसे कि मैं आपको बताऊँ, तदरीसी अमल बहाल करने का फ़ैसला कर लिया गया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। करोना वायरस की सेकंड जो वेव थी उसको शिकस्त देते हुए जो है हम कामयाब हैं। लेकिन कोविड के जो एक वो है जो ये सेकंड लेयर जो आई है, आप लोग ये ना समझे कि वो ख़त्म हो चुकी है। ये डेंजरस है। जो पहली जो एक वो आई थी वेव, उससे ज़्यादा ये डेंजरस है। ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि जड़ से ख़त्म हो गया, अभी भी उसके सिम्टम्स हैं। आज भी मुल्क भर में जो है अमवात रिकॉर्ड की जा रही है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, हमारी जो पब्लिक है वो समझते हैं कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, कुछ है नहीं। ये आप इस चीज़ को सीरियस लें। आप लोग को लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वाकई जो है एक ख़तरनाक जानलेवा बीमारी, मतलब बीमारी जाहिर सी बात है, बीमारी का एक ये जो है स्पेल आया है। और इससे हम जब खुद एहतियात करेंगे तो हम दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का मैं आपसे जिक्र मैंने अभी अपने लास्ट शो में किया था कि आप लोग एक बॉक्स ले लें, क्योंकि उसमें नए होंगे तो आप वो खुद अपने आंखों के अपने हाथों से निकाल के आंखों के सामने आप उसको देख सकते हैं कि बिल्कुल नया है, पैक है, हम लोगों ने एक बॉक्स से निकाले। तो आप अगर जिस तरह से अब बाहर जाते हैं किसी मार्ट में, वो जो बच्चे लेकर आ रहे होते हैं बॉक्स, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के मास्क होते हैं, वो यूज्ड मास्क होते हैं, वो आप लोग नहीं इस्तेमाल किया करें। अपनी गाड़ी में या अपने बैग में जो है आप लोग इस तरह के नए मास्क लेके रख लें, जिससे आप खुद भी सेटिस्फाई रहेंगे कि ये हाँ हमने नया मास्क जो है इस्तेमाल किया है। मैं सबको बार बार ये कहती हूँ हैंड सैनिटाइज़ करें, क्योंकि अच्छा ये कोरोना की वजह से नहीं, हम मैं तो वैसे भी एक मेरा हुआ है कि मैं अपने पास सैनिटाइज़र रखती हूँ, तो एक वो रहता है सफाई का ख्याल रख, और हमारे इस्लाम में भी सफाई निफ़ ईमान है। तो आप लोग जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, अपने सराउंडिंग में कोशिश किया करें कि अगर आपको कोई गंदगी या कुछ इस तरह के मैस नज़र आ रहे तो आप लोग उसे खुद साफ़ कर लें। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग जो है क्योंकि जहाँ पे इंसान बैठता है तो वो चीज़ जितनी साफ़ होनी चाहिए उसमें आपकी भी सेहत का जो है फ़ायदा है और एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलता है। तो बस ये है कि तदरीसी अमल के जिस तरह से अल्लाह का शुक्र है वो उसकी तरफ हम जा रहे हैं, और स्कूल्स वगैरह जो तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर हो रहा है। मैं बार बार जो है तालीमी निज़ाम को मैं हमेशा कोट करती हूँ अपने प्रोग्राम्स। मेरी ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी, और जो है वो कहा जाता है ना कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना चाहे पढ़े तो आप जाएँ, क्योंकि तालीम जो है इंसान को शऊर दिलाती है, जीने का एक आपको जो है तरीका सिखाती है। आप जो है एक क्योंकि हम जो पाकिस्तान वाली तालीम की वजह से बहुत और ममालिक के निस्बत काफ़ी पीछे हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारी जो बच्चे हैं वो मुसलसल मुसलसल जो है आप लोग जो है इस तरह के ख्याल रखें, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ थोड़ा उसमें कमी आ चुकी है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप लोग जो है अपने इस तरह से ख्याल रखें, बार बार हाथ धोएं, और जो है 10 सेकंड तक हाथ धोएं, क्योंकि बहुत लाजमी है। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगी माहिर नफ्सियात, हम उनसे बात करेंगे कि जो घरेलू ख़वातीन जो घरेलू मसले मसाइल हैं वो किन वजूहात की वजह से की वजह से पैदा होते हैं, और कौन सी ऐसी बातें बनती हैं कि जिसकी वजह से जो है ये तलाक़ की नौबत तक जो है बंदा आ जाता है, और फिर जो कुछ लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी क्या वजूहत है आजकल के हमारे नौजवान नस्ल जो है वो भी डिप्रेशन की तरफ काफ़ी जो है डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो ये क्या वजूहत बनती हैं, किस वजह से ये सारे मामला होते हैं कि ये इस नौबत पे आने को जो है वो पहुँच जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देते हैं। हम तो सिलसिला जारी रखेंगे, ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया, अच्छा ख़ानदान को एक दूसरे के साथ रहने के लिए, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए मियाँ बीवी को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है तलाक़ का रेशो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और बच्चे जो है वालिदैन से बदतमीज़ी कर रहे हैं। इसकी क्या वजूहत बन रही है, किस वजह से जो है वालिदैन जो है बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, या बच्चे जो है वालिदैन पे नहीं कर पा रहे। ये भी एक जो है दिखने में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की भी शिकायत जो है हमें सुनने को मिलती है कि बच्चे
जो है वालिदैन से दूर हो गए, क्या वजूहत ऐसी बनती, क्यों रिश्ते जो है आपस में दूर हुए जा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात अनम जुल्फ़िकार। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी मेरे प्रोग्राम में आप आई। अनम, आजकल जो है तलाक का इशू बहुत बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मियाँ बीवी आपस में उनके घरेलू मसले मसाइल जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी क्या वजूहत है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नेहा फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। डाइवोर्स के एक रीजंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। डाइवोर्स हमारी सोसाइटी में बहुत रीजंस की वजह से है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो वजह हमारे सामने आती है वो है लो लेवल ऑफ टॉलरेंस। एक मैरिड कपल में आजकल टॉलरेंस का लेवल बहुत लो हो गया। पहले तो लड़कियां फिर भी चुप कर जाया करती थी अगर उनके हस्बैंड्स उनको कुछ भी कहते थे या कुछ भी उनको समझाने की कोशिश करते थे, मगर अब हमारी लड़कियों में भी वो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। वो किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त करती। और दूसरी बात, अगर हम मैरिड कपल से थोड़ा हट के भी देखें, बच्चे भी अब आजकल माँ बाप को जवाब देने लग गए हैं। उनके भी टॉलरेंस लेवल जो है माँ बाप के सामने, वालिदैन के सामने बहुत कम हो गए हैं। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जहाँ पे उनके वालिदैन बच्चों की इतनी शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, यहाँ तक कि वो मारपीट पे भी कभी कभार उतर आते हैं। वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ अपनी जिद को मनवाने की कोशिश करते हैं। कमिंग बैक, जो डाइवोर्स रेट्स का जो मैं बात कर रही थी, वहाँ पे जहाँ लो लेवल ऑफ टॉलरेंस है, कपल डिफरेंसेस जो हैं, कपल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न है फॉर डाइवोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर लड़की जो है वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका और लड़के का लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो लड़का वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो मुझसे ज़्यादा अर्न कर रही है। उसके फ्रेंड्स और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको कॉन्स्टेंटली ये टॉन्ट करेंगे कि तुम्हारी बीवी देखो तुमसे ज़्यादा कमा रही है। उसकी ईगो इस चीज़ से हर्ट होगी। ऑल्सो जो आजकल हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, इतनी बिजी रूटीन्स हो गई हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का टाइम नहीं है, टाइम स्पेंडिंग नहीं है बिल्कुल भी। और मैं समझती हूँ कि एक हेल्दी कपल की निशानी होती है अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़ करना। मगर नीदर इफ बोथ ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, दिस ऑल्सो क्रिएट्स सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप। ठीक है, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए? एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए आपस में मियाँ बीवी की सोच सबसे पहले पॉजिटिव होनी चाहिए। देखें, यहाँ पे सोच हमारी सबसे पावरफुल एलिमेंट है एक, बिल्कुल, क्योंकि आपकी सोच से अगर इंसान ने कुछ अच्छा सोच लिया तो उसकी ज़िंदगी बन गई, संवर गई। अगर एक इंसान ने बुरा सोच लिया तो उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, क्योंकि सोच से ही आपका सब कुछ स्टार्ट होता है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही महसूस करते हैं और उसी तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। एक तरह से अगर आप मुझसे जनरली अगर ये पूछ रही हैं, या मैं कपल के हवाले से भी मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपस में जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक चीज़ होती है, आप कभी भी अपने फैसले दूसरों पे मुसल्लत नहीं करें। अगर एक कपल है और अगर लड़की की कुछ और लाइक्स हैं, लड़के के कुछ और लाइक्स हैं, तो उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना इज़ द ब्यूटी ऑफ द मैरिज। अनलेस द कपल वोंट रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, वो हमेशा एक लड़ाई झगड़े में ही रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी एक तरह से जहाँ मोहब्बत को बढ़ाता है तो वहाँ आपके रिलेशंस को डिक्लाइन भी करता है, क्योंकि छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स कैन लीड टू वेरी बिग फाइट्स। तो सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी सोच में थोड़ी तब्दीली लाएं, आपस में अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट पैदा करें, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमारे कपल्स में इमोशनल नीड्स की आजकल बहुत कमी है। इमोशनल नीड्स नहीं मीट हो रही है। वो कुछ भी, दूसरा हस्बैंड कुछ भी अज्यूम कर लेगा कि वाइफ कुछ भी सोच रही है अब मेरे बारे में। इससे बेहतर ये कि वो पूछ ले कि आप ऐसा कुछ सोच रही हैं मेरे बारे में, या आपका रवैया मेरे साथ आजकल ऐसा क्यों बदल रहा है। कम्युनिकेशन, आप जब तक बात नहीं करेंगे आप कभी भी नहीं जान सकेंगे कि दूसरे के जहन में क्या चल रहा है। अनम, आपने ठीक कहा, लेकिन आजकल जो लव मैरिज हुई है उसके बावजूद जब मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर बाद अलग तक आ जाती है, डिवोर्स तक आ जाती है, तो वो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जबकि वो तो पसंद की शादी होती है, लव मैरिज होती है, उसके बावजूद इस तरह की राबत आ जाती है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं खाली यहाँ पे
लव मैरिज की खाली बात नहीं करूँगी, अरेंज मैरिजेस में भी अरेंज डाइवोर्स का मैरिज तो होता चलो है। हमें समझ आता है कि वो जो है घर वालों की पसंद है और उसके बाद एक दूसरे को समझने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जो शख्स एक दूसरे को पहले से जानता हो और शादी के बंधन बन जाए और एक साथ ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके बावजूद जो है दोनों एक दूसरे को समझने में उनको टाइम चाहिए और फिर इस तरह की नौबत आ जाती, तो ऐसी क्या इनके बीच में, क्योंकि आपके पास तो आप टाइम्स डील करती होंगी, एग्जैक्टली तो आपके पास आते होंगे इस तरह के केसेस, तो वो क्या Exactly, बताते हैं, क्या ऐसी वजूहात होती हैं? ऐसी वजूहत ये होती हैं कि देखिए प्यार की शादी के होने के बावजूद, मोहब्बत वाली शादी होने के बावजूद कुछ टाइम के बाद कपल्स एक दूसरे से उकता जाते हैं, वो बोर होने लग जाते हैं, दे स्टार्ट दे लाइक कि हमें कोई चेंज चाहिए लाइफ में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या तो उनकी अटेंशन किसी तीसरे की तरफ चली जाती है। अच्छा, और नेहा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करूँ, देखिए शादी से पहले की अंडरस्टैंडिंग और होती है और शादी की बाद की अंडरस्टैंडिंग और होती है। कपल्स में प्रॉब्लम यही होती है लव मैरिज में स्पेशली कि वो शादी की बात की अंडरस्टैंडिंग को उस तरह से नहीं लेकर चल सकते हैं जिस तरह से उनको लेकर चलना चाहिए। अब वो शादी से पहले अगर अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ को अलाउ कर रहा है कि ठीक है तुम जॉब कर सकती हो, लेकिन अब शादी के बाद अब वाइफ कर रही है जॉब और कहीं ना कहीं ऐसे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स अब आ गए हैं। अब ये तो हम फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के शादी से पहले तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, बिकॉज सिचुएशंस आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अब शादी के बाद अगर हस्बैंड की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसका बिजनेस लॉस में चला गया है, तो यहाँ पे वाइफ को उसके लिए इमोशनली सपोर्ट देनी चाहिए, बट द वाइफ इज़ नॉट अवेलेबल हर सेल्फ बिकॉज उसका खुद का इतना बिजी रूटीन है और उसकी जॉब चल रही है। तो यहाँ पे क्लैशेस आएंगे कि हस्बैंड को बुरा लगेगा कि उसकी जॉब चल रही है और मैं अब जॉबलेस हो गया हूँ। तो क्यों, और यहाँ पे मेन की ईगो सबसे ज़्यादा हर्ट इसी बात पे होती है कि वो अब जॉबलेस हो गया और उनकी वाइफ जो है वो जॉब कर रही है। या फिर ऐसे भी हमने देखा है केसेस कि जहाँ पे लड़की जो है उसको पता होता है कि उसका हस्बैंड जो है पार्टनर वो जॉब नहीं करेगा, इवन शादी के बाद भी नहीं करेगा, नहीं चलो ठीक है लेकिन मैं फिर भी पूरी तरह से फैमिली को सपोर्ट करूँगी, मैं ही कमा के खिलाऊंगी। मगर फिर शादी के बाद ये लड़की रियलाइज़ करती है कि मैं कब तक पूरी सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँ, मैं ही कब तक इनकम के लार्जर प्रोपोर्शन हाउस होल्ड वगैरह एंड एक्सपेंसेस में खर्च करूँ, मेरा हस्बैंड भी तो कुछ कहे। तो फिर ये सारी जो वजूहात मिलाकर लव मैरिज भी फेलियर के चांसेस पे आ जाती है। ठीक है, आजकल जो है अपनी बराबरी में शादी करने का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अपनी बराबरी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने शादी करनी है। देखें, अगर मैं इसमें थोड़ा सा ये बताऊं कि अब वो ज़माना गया कि जहाँ पे आप पैसे को कम और बाकी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते थे कि अच्छा नहीं चलो इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, इसकी शक्ल अच्छी है। अब ज़्यादातर लोग स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। वो देखें कि इसके बाद घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, बंगला अच्छा है, ठीक है बस शादी करनी है। वो ये नहीं देखते कि एक ज़िंदगी गुजारने के लिए मटीरियलिस्टिक लाइफ इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, यू हैव टू सी अदर थिंग्स ऑल्सो। अच्छा, अब कल को क्या पता कि अगर लड़की के यहाँ पे मैं कहूँगी कि लड़की के फैमिली जो मेम्बर्स होते हैं, माँ बाप, उनका भी एक तरह से कसूर होता है, क्योंकि हमारे जहन में एक ये चीज़ बैठ गई है कि अगर ख़ानदान रिच है, अगर ख़ानदान अमीर है, अगर ख़ानदान के पास इतनी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तो बस हमारी बेटी खुश रहेगी। वो ये नहीं देखते कि अगर हस्बैंड ही उसका कोऑपरेटिव नहीं है किसी भी तरह से, फॉर एग्जांपल जहाँ पे कई बार फैमिली मेम्बर्स लैक करते हैं इन्वेस्टिगेट वो प्रॉपरली नहीं करते। और आपको क्या पता कि फॉर एग्जांपल ऐसा कई मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस से क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से गुजरते हुए ये चीज़ देखी है, कॉमन है कि शादी के बाद गॉड फॉरबिड कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर से वो लड़का सफ़र कर रहा होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियसनेस का शिकार हो जाता है, या उसका कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसके सामने आ जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि ये पता चलता है कि वो फला मंशियात में इन्वॉल्व है। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इससे पता चलता है कि लड़की खुश रहेगी कि नहीं। आप अगर वो अब एक ख़ानदान है, वो बहुत ज़्यादा रिच है, वो लड़का अपने बड़े घर में रह रहा है, मगर वो किसी मेंटल इलनेस का शिकार है, तो फिर लड़की कहाँ से खुश रहेगी। बिल्कुल ठीक है। कराची महबूब की बातों में आकर कत्ल हो जाते हैं, और मतलब लड़कियों को नहीं पता होता कि ये लड़का वाकई हमसे ऑनेस्ट है, हमसे प्यार करता है। तो इसके पीछे मतलब लड़कियों को किस तरह से जो करना चाहिए, किस तरह से उनके भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अभी आप जो है, आपकी जो आवाज़ है वो हमारे काफ़ी सारे नाज़रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप जो है उनको बताएं कि ये जो इस तरह की जो प्यार मोहब्बत और ये सब चीज़ें क्या इस तरह से करनी चाहिए अगर कोई आपको बुलाता है मिलने के लिए, या आपको जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, कि क्या वाकई वो आपसे इतना ही ऑनेस्ट होता है।
देखिए यहाँ पे एक कसूर हमारे थोड़े बहुत मैं ये भी कहूँगी हमारी सोसाइटी में जो ड्रामास दिखाए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैंटेसी लाइफ दिखाई जाती है, हालांकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी। लड़की हो या लड़का हो, वो इस तरह का परसेप्शन उनके माइंड में बन जाता है कि उनकी रियलिटी भी इसी तरह, ये जो फैंटेसी लाइफ है यही उनकी रियलिटी है। तो और लड़कियां फैंटेसाइज करना स्टार्ट कर देती है कि हाँ उस ड्रामे में तो उसने इस तरह से उसको प्रपोज किया था, तो ये भी मुझे अब इसी तरह से प्रपोज करेगा। प्लस यहाँ पे हम मैं अगर ये बात करूँ कि हमारे सोशल मीडिया में जो फेसबुक वगैरह पे फ्रेंडशिप्स मेरा भी होती यही हैं, सवाल था, सोशल मीडिया की जो दोस्ती है वो कितनी कामयाब है? देखिए सोशल मीडिया की दोस्ती वो ज़्यादातर तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, ज़्यादा प्रपोर्शन में इट एंड्स अप इन अ फेलियर, इसलिए क्योंकि लड़कियां जो हैं वो एक चीज़ होती है कि जब आप एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाते हैं जो टीनेजर और अडल्ट के दरमियान होती है, देन यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर लव, यू नीड अटेंशन। आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ आती है कि आई वांट रिलेशनशिप्स, तो फिर वो किसी के ऊपर भी भरोसा करके दे स्टार्ट फॉर्मिंग फ्रेंडशिप्स से बढ़ के जब चीज़ें इस तरह हो जाती हैं, कई मैंने केसेस ऐसे भी देखे हैं कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से उनकी इनअप्रोप्रिएट वीडियोस एंड पिक्चर्स मांग रहे हैं, एंड दे आर लाइक जब तक सेंड नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं आगे की लीक नहीं करूंगा। और लड़की इस इमोशनल प्रेशर में आके वो सारी चीज़ें जो है पिक्चर्स वीडियोस वगैरह वो लड़के को सेंड कर दी, क्योंकि वो खुद उस वक्त इतनी अटैच हुई हुई होती है और उसको उस अटैचमेंट की नीड होती है, उस इमोशनल अटैचमेंट की, जो कि एट द टाइम उसको कहीं और हेल्दी जगह या फैमिली फ्रेंड्स पेयर ग्रुप्स उनसे नहीं मिल रही होती एक्सेप्ट दैट पर्सन। और इस केस में काफ़ी लड़कियां सुसाइड भी कर लेती हैं, क्योंकि उनकी एक तरह से लाइफ जो है वो बिल्कुल स्टेक पे हो जाती है कि एक स्ट्रेंजर पे उन्होंने भरोसा करके वो इतने हद तक पहुंच गई हैं, और फिर लड़कियां खुद गिल्ट का भी शिकार हो जाती हैं। काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? लेकिन काउंसलिंग रिलेशनशिप इश्यूज़ को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक कपल समझते हैं कि यहाँ पे मैं काउंसलिंग, दो तरह की काउंसलिंग की बात करूँगी। पहले मैं थोड़ी बहुत बताऊँगी कि मैरिटल काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, देन आई विल कम टूवर्ड्स फैमिली काउंसलिंग। ठीक है। मैरिटल काउंसलिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैरिटल काउंसलिंग में जहाँ कपल्स अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व नहीं करते और एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं, तो एक माहिर नफ्सियात, एक वो वाहिद प्रोफेशनल होते हैं जो कि नॉन जजमेंटल इनको कहते हैं। हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल नॉन जजमेंटल होते हैं और वी वर्क वेरी प्रोफेशनली। तो जब कपल्स हमारे पास आते हैं तो हम उनके डिफरेंसेस को थेरेपी में सामने लेकर आते हैं, एंड वी ट्राई कि वो डिफरेंसेस रिजॉल्व हों थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स लाइक नरेटिव थेरेपी एंड ऑल, इसके थ्रू। प्लस अब फॉर एग्जांपल हस्बैंड में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसमें टू मच एग्रेशन है, अब उस एंगर को मैनेज करने के लिए हम उनको एंगर मैनेजमेंट स्किल्स सिखाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ होती है आई स्टेटमेंट, से कहते हैं ना मैं मतलब मैं सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही इम्पोर्टेंट। मैं का मतलब ये कि आपकी ईगो इतनी हाई पे है, इतनी ज़्यादा हाई पे, इस मैं को मैरिटल काउंसलिंग बेसिकली रिड्यूस करती है। मैं से नहीं तुम। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, मेरे पास एक कपल आया था जिसपे लड़की को ये शिकायत थी कि मेरे हस्बैंड बहुत लेट आते हैं घर। अच्छा। तो उस पे इस आई स्टेटमेंट मैंने उस कपल के ऊपर इस तरह अप्लाई की कि आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आप अपनी इमोशनल नीड्स जो हैं अपने हस्बैंड को बताएं कि आई फील इनसिक्योर, मैं अकेला फील करती हूँ, मुझे अजीब फील होता है, मैं डर जाती हूँ जब आप लेट आते हैं घर। इंस्टेड के आप क्यों लेट आते हैं, आप तो फला यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, शक एंड डाउट्स, वो सारी चीज़ें। तो जब आई से तुम पे रिफ्लेक्ट होंगी चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी इमोशनल नीड्स को एक्सप्रेस कर सकेंगे। एक थेरेपी के थ्रू कपल्स ये भी लर्न करते। प्लस कुछ कपल्स में वन ऑफ द पार्टनर ट्रोमैटिक इंसिडेंट से गुजरे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुड बी एनी सीवियर इलनेस, इंजरी। तो वहाँ पे एक दूसरे कपल को किस तरह से इमोशनली होना चाहिए। अगर वन ऑफ द पार्टनर के अपने ही कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं, वो किसी भी वजह से डिप्रेशन में सफ़र कर रहे हैं या एनीथिंग लाइक दैट, तो उस चीज़ को भी हम मैरिटल काउंसलिंग के थ्रू रिजॉल्व करते हैं कि अब दूसरे पार्टनर से आप किस तरह से डील करें और अपने आप को कैसे रिलेट करें उनसे। फैमिली काउंसलिंग भी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है
क्योंकि अब फैमिली काउंसलिंग में हम बेसिकली यही चीज़ होती है कि वहाँ पेरेंट्स को या आपके फैमिली मेम्बर्स को एक तरह से बताया जाता है कि आपका बच्चा अब इस प्रॉब्लम का शिकार है, अब आपने इस तरह से इसके साथ ऐसे रिलेशन रखना है कि आप इससे रिलेट कर सकें। हम उनको बेसिकली साइको एजुकेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा आपका ड्रग यूज़ कर रहा है तो आप किस तरह से उससे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल करके उसके साथ एक, क्योंकि पेरेंट्स का ये होता है कि पेरेंट्स ऑफन क्रिटिकल हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, अपने बच्चों को टॉन्ट करने लगते हैं, ताने देने लगते हैं, जो बच्चा बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है, उससे इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से आप डील करें जिससे डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। प्लस फैमिली मेम्बर्स को हम ये भी बताते हैं कि आप उस इंसान से जो कि सफ़र कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ से, आप उसको एक इस तरह से गाइड करें कि अलॉन्ग विद प्रोफेशनल गाइडेंस फैमिली सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द वेल बीइंग ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है। मैं अनब आपसे पूछूंगी, रिश्ते सुलझाने में माहिर नफ्सात का क्या किरदार होता है? देखें, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि रिश्ते सुलझाने, रिश्ते चाहे अगर कपल्स के हों या फैमिली में कोई भी इश्यूज़ हों, एक माहिर नफ्सियात, एक न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं, नॉन जजमेंटल, कि ईजली उनके सामने कपल्स हो या फैमिली मेम्बर्स या अगर बच्चे भी जो रिलेशनशिप इश्यूज़ के शिकार हैं, वो अपने फेयर्स एंड कंसर्न्स थेरेपी में ला सकते हैं कि मुझे ये फेयर है, मुझे ये कंसर्न है और मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि कोई उनको सुनने वाला नहीं होता। अब जब वो हमारे पास आते हैं तो उनको ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि वी आर रिफ्लेक्टिव लिसनर्स। अब मैं आपको ये बताऊं कि एक चीज़ होती है सुनने में भी दो डिफरेंसेस आते हैं। एक चीज़ होता है आप सुन रहे हैं सिर्फ जवाब देने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने मुझसे बात की और मैंने आपको बस सुना और मैंने बस जवाब दिया। और एक चीज़ होती है कि मैं सुन रही हूँ तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मेरे जहन में जवाब नहीं चल रहा। आई एम बीइंग रिफ्लेक्टिव लिसनर टूवर्ड्स यू। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप्स में। वो चीज़ आपको जब एक प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलती है तो काफ़ी चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट होती हैं। प्लस हम एक तरह से दोनों के डिफरेंसेस को जब सामने लेकर आते हैं, उनको बताते हैं कि आप प्रोडक्टिवली अब अपने पार्टनर के साथ किस तरह से डील करें। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ अंडरलाइन इश्यूज़ भी होते हैं जो कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड या वाइफ पहले किसी मैरिटल अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, फॉर एग्जांपल हस्बैंड इन्वॉल्व रहा है और वो पहले खुद आ रहा है कि मैं इस तरह से अपनी वाइफ से फौरी तौर पे कॉन्फ्रंट नहीं कर सकता हूँ, आई एम वेरी फेयरफुल कि आई माइट लूज़ हर, मैं बहुत इनसिक्योर हो रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ भी हम डील करते हैं। मगर यहाँ पे एक थेरेपी का ये भी रूल होता है, अगर एक कपल में से अगर एक हस्बैंड आ रहा है तो उस वक्त और वाइफ को भी एट द सेम टाइम प्रॉब्लम है हस्बैंड से, तो वी कैन ओनली टेक वन पर्सन एट अ टाइम। सही सही सही। तो बात ये है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आजकल के जो हमारे नौजवान हैं, उनका भी अपने वालिदैन से जो है एक दूरी उन्होंने अख्तियार कर ली है और वो उस तरह से अपनी खुल की बातें नहीं कर पाते। नाज़रीन मैं आपको बताऊं, कुछ मेरे भी इस तरह के जानने वाले हैं, उन्होंने बाकायदा उनके वालिदैन आंसू से रोते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते। वो घर इतनी लेट आते हैं कि जब वालिदैन के उठने का टाइम होता है वो सो रहे होते हैं, और जब वालिदैन जाग रहे होते हैं तो वो सो रहे होते हैं। मतलब अजीब से एक माहौल बना हुआ है घर का। तो और उनके जो बच्चे हैं वो भी जिस तरह से आपने कहा मंशियात और ड्रग्स वगैरह में उस तक की तरफ उनका शायद रुझान हो चुका है। तो इस तरह से वालिदैन अपने बच्चों को किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं, किस तरह से उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं, उनसे किस तरह से एक दोस्ती करके उनसे उनकी सारी बातें पूछे, किस तरह से कर सकते हैं घर में जो वालिदैन है? देखिए, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ मैं पहले बताऊं कि वालिदैन जब ये शिकायत करते हैं कि बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हमसे अपनी दिल की बातें शेयर नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इसमें वालिदैन का भी अपना कसूर होता है। क्योंकि वो हमेशा, क्योंकि बच्चे को पता है कि अगर मैंने कुछ चीज़ शेयर की अपनी अम्मी से सॉरी अपने अब्बू से, तो मुझे कहीं ना कहीं क्रिटिकल एटीट्यूड मिलेगा उनकी तरफ से, वो जजमेंटल होंगे मेरी तरफ, तो बच्चे डर जाते हैं। कोशिश करें आप अपने बच्चों का दोस्त बने। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई ना कोई इशू बच्चा आपसे शेयर कर रहा है तो एक फैमिली में एक टेबल डिस्कशन जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब वालिदैन बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं
तो उनके अंदर एक फेयर बैठ जाता है कि अब मैं कोई भी गलती करूँगा, कुछ भी करूँगा, दे आर नॉट द वंस जिनसे मैं शेयर करूँ। तो फिर वो बाहर जाके दूसरे लोगों में, कज़न्स वगैरह में, फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ठोकने भी खाते हैं। लेकिन उनके अंदर ये फेयर चीज़ बैठ जाती है। प्लस ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि वालिदैन को फ्रेंड बनने के साथ साथ बच्चों पर नज़र भी रखनी चाहिए, इन द सेंस कि बच्चे को ये पता ना चले कि मुझ पे एक कड़ी नज़र रखी जा रही है। मतलब बातों बातों में कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो माओ की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और बेटे जो होते हैं वो फादर्स से ज़्यादा वो होते हैं, रिलेट करते हैं। तो वो बातों बातों में पूछ सकते हैं कि आजकल बेटा तुम्हारी गैदरिंग क्या है, तुम आजकल क्या कर रहे हो। वालिदैन का भी असल में कसूर ये है कि वो अपनी लाइफ्स में इतने बिजी हो गए कि बच्चे से ये भी पूछने का टाइम नहीं होता कि आज स्कूल में कैसा दिन गुजरा। अब वो स्कूल के दिन में कोई ना कोई अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो बच्चा शेयर करना चाह रहा है, अगर वो बहुत हेजिटेटेड फील कर रहा है, तो यहाँ पे वालिदैन को पूछना चाहिए कि क्योंकि कुछ उस दिन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकल आएगा कि बच्चे ने कहा नहीं मेरी आज इससे लड़ाई हुई है। अच्छा तुम्हारी इससे लड़ाई क्यों हुई है? थोड़ा बहुत यहाँ पे बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के दोस्त बने और साथ में अपने बच्चों से क्वेश्चन किया करें, आज कैसा दिन गुजरा तुम्हारा, तुम्हारी कैसी गैदरिंग है, आजकल तुम क्या कर रहे हो, अच्छा आगे तुम्हारा क्या इरादा है। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को इंकरेजमेंट की तरफ लेकर जाएंगे और उनके अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और फिर वो आपसे डरना भी छोड़ देंगे। ठीक है अनब, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगी। अब हमारे जो आजकल के जो वालिदैन हैं वो छोटे बच्चों के सामने जो लड़ाई झगड़े करते हैं, दूसरे से बदतमीज़ी करते हैं, तो इससे बच्चों के ऊपर कितना असर पड़ता है वो अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में, फिर वो सब के फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ या वो सब चीज़ें उनकी जो माइंड में एक चीज़ बैठ रही है, तो यही सारी रीज़न क्या वजह है? देखें, अगर एक छोटे बच्चे के सामने जिसका माइंड इतना मेच्योरली डेवलप्ड भी नहीं होता है, अगर उसके सामने माँ बाप रोज़ लड़ रहे हैं, किसी न किसी वजह से बहस कर रहे हैं, तो ये एक बच्चे के ऊपर इतना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि वो आगे जाके उसको उसकी लाइफ में उसको रियलाइज़ होता है। क्योंकि कहते हैं कि आप स्कूल से पहले, कॉलेज से पहले घर से सब कुछ सीखते हो, यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम। अगर बच्चा घर से वायलेंस एंड एग्रेशन सीख रहा है तो वो उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ इनकॉपरेट हो रही है। और ज़्यादातर चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स या टीनेज डिसऑर्डर्स है जो ड्रग्स में होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी इश्यूज एंड डिप्रेशन, उनकी ज़्यादातर शिकायत थेरेपी में, काउंसलिंग में यही होती है मेरा चाइल्डहुड डिस्टर्ब्ड है। जब हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि चाइल्डहुड डिस्टर्ब है, माँ बाप में कभी नहीं बनी, माँ बाप बच्चे के सामने आए दिन लड़ रहे हैं। और जब वो बच्चा वायलेंस और एग्रेशन सीखता है मैं आपको एक मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, उसके घर में कांस्टेंट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो रोज़ देख रहा है कि फादर जो है वो उसकी अम्मी के ऊपर हाथ उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि ये चीज़ शायद सही है, दिस इज़ गिविंग मी द सेंस ऑफ पावर, मैं अपनी बीवी पे भी आगे जाके या हाथ उठा सकता हूँ क्योंकि इससे मैं पावरफुल तो हो रहा हूँ। और जब वो वायलेंस और एग्रेशन सीखेगा तो बच्चों के भी जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक कंडक्ट डिसऑर्डर्स एंड ओडीडी, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली फॉल इन करेगा। और यहाँ पे माँ बाप का कसूर है। तो यहाँ पे मैं माँ बाप को इतना सा मैसेज कहूँगी कि देखें, अगर आपके दरमियान कोई भी लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है आपके अपने पर्सनल इशूज़ के अकॉर्डिंग या फिर बच्चे की वजह से भी, क्योंकि कभी बच्चे अपनी औलाद की भी बात अपनी औलाद के सामने नहीं करनी चाहिए अनलेस अगर वो नेगेटिव है, तो वो चीज़ भी आप आपस में रूम में डिस्कस करें। क्योंकि अगर बच्चे तक आवाज़ पहुंच गई और बच्चे का माइंड तो फिर बिल्कुल ही नेगेटिविटी की टूवर्ड्स जाना स्टार्ट कर देगा और वो जो वायलेंस एंड एग्रेशन है वो बाहर यूटिलाइज करेगा अपने दोस्तों में। जाहिर सी बात है वो अगर अपने माँ बाप के टूवर्ड्स एग्रेसिव नहीं हो सकता, जो कि लेटर ऑन वो हो जाता है, तो आगे अपने फ्रेंड्स में उसने गुस्सा शो करना है। और जिसकी वजह से अगर आजकल ये देखा जाए न्यूज़ में काफ़ी कॉमन होगी कत्ल और गारत। 14 ईयर टीनेजर ने एक पड़ोसी का कत्ल कर दिया। अब आपको क्या पता उस 14 ईयर की टीनेजर घर में क्या माहौल है, वो किस माहौल से आया है, उसने क्या वायलेंस एंड एग्रेशन सीखा है। तो प्लीज़ मैं पेरेंट्स के लिए मैसेज कहूँगी कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करें, लेकिन बच्चों के सामने रिजॉल्व नहीं करें। आप अपने बच्चों के सामने आप हमेशा यही प्रिडिक्ट करें, यही प्रेजेंट करें, वी आर द हैप्पीएस्ट कपल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर से ही सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है नम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बातें की। एक ब्रेक लेंगे, लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है। आपके अगर कोई सवाल हैं हम एक और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ब्रेक के बाद हम नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। मेरे साथ मौजूद है सैयद रियाज हुसैन शाह, माउन खुसूसी वज़ीर आला सिंध, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है रहमतुल्लाह खान वज़ीर, साबिक सीनियर मेंबर ऑपरेशन FPR। सर, मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। पहला सवाल मैं रियाज साहब से करूँगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कराची में जिस तरह से कराची में जो पूरी आवाम टैक्स देती है, और मतलब कराची का अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, जैसे सेंट्रल की सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जो है डिस्ट्रिक्ट है वो, और कराची के और डिस्ट्रिक्ट की तो मैं बात ही नहीं करी, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की मैंने बात की। इतना टैक्स देने के बावजूद सिर्फ सेंट्रल की जो सड़कें आप उसके आपके सामने कि वो टूट फूट का शिकार क्यों कराची की आवाम को जो है इतनी मुश्किल फेस करनी पड़ती, क्या यही उनका मुकद्दर है? शो में इनवाइट किया मुझे। ये आप वजह कह रही हैं कि कराची हमारा कराची और सिंध सूबा हमारा प्रोविंस पूरा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, और सूबा सिंध में हमारे जो है और हम कहें कि बाकी सूबे भी हमारे दिल जान है, मगर सिंध सूबा जो है सबसे ज़्यादा आपकी गैस पेट्रोल हर चीज़ प्रोवाइड करता है। मगर मैं अगर फेडरल की बात करूं तो फेडरल की तरफ से हमें वो चीज़ें इन रिटर्न नहीं मिलती। और सिंध गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो अभी कराची में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं रोड के चल रहे हैं। और अभी आपने देखा कोरंगी में नया रिसेंटली CM साहब ने, बिलावल साहब ने इनोग्रेट किया है जो नया रोड बनेगा। और दूसरा यहाँ ड्यूल कैरेज रोड बने ठट्ठे की तरफ। उसके अलावा आपके यहाँ पे बंस रोड के रोड बने, अंडर पासेस बने। ये हमारी गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे कर रही है। और काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंध में पूरे सूबे में, और कराची सिटी की अगर बात करें तो कराची सिटी में आए दिन दूसरे दिन काम चल रहा है। और हमारा फोकस ये कि जो जहाँ के रोड्स वगैरह ख़राब है तो डेली आप देखें कि दूसरे या तीसरे दिन काम चल रहा होता है रोडों का। हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है हमारे CM साहब के, वो बताते भी रहते हैं और पिक्चर्स भी आपके पास आती रहती हैं उस पर। तो हम तो माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो खिदमत कर रहे हैं। बाकी अब तनकीदें तो होती रहती हैं। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी नज़र में जो है आपने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम की नज़र में आप अभी तक जैसे गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म का कोई काम करती नज़र नहीं आ रही। आवाम का रोना लगा हुआ है, सड़कें सवरेज का निज़ाम आपके सामने, सब चीज़ें, सारे मामला, आवाम, महंगाई, खैर जाहिर सी बात है वो तो एक आप लोगों का वो नहीं है, वो एक वो होता है जो बजट आगे से अप्रूव करके दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रोकथाम का तो करवा सकते हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया कि आप कराची की जो बात कर रही थी, तो कराची में हमारे ऑनगोइंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं काफ़ी, जिसमें आप खुद भी देखें यहाँ आपके करीबी अंडर पासिस बने, वो भी इसी गवर्नमेंट में बने। और ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी बने। रिसेंटली आपका बंस रोड का रोड बना है, उससे पहले आपका सेक्रेटरीट के सामने पार्किंग और उसका पार्क वगैरह बना है। ऐसे काफ़ी तफरी की जगहें और आपकी जो है रोड्स वगैरह का काम चल रहा है। सेवरेज का हम उसमें कोशिश करें, मगर उसमें जो है उसका जो काम भी चल रहा है। अभी रिसेंटली हमारा बोर्ड बेसन साइड में साउथ में पाइपलाइन पानी की, जहाँ पे पानी का इशू था, उसका ड्रेनेज का भी काम चल रहा है और पानी का लाइन का भी उस पर काम अभी चल रहा है, उस पर ऑनगोइंग है उसका सवरेज का जो है। जी हाँ, ठीक है। रहमतुल्लाह खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कराची कितना टैक्स माहाना जमा कराता है? ये कराची तो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है हमारे कराची की। ये पाकिस्तान की इकनॉमिक और फाइनेंशियल हब है, और GDP में इसकी कंट्रीब्यूशन तकरीबन $75 बिलियन की है, यानी तकरीबन 25% है। और टैक्स कलेक्शन में मोर देन 50% है। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त BR ने जो पिछले 6 महीने में टैक्स की कलेक्शन की है तकरीबन 2210 अरब। तो 2210 में आप कह सकती हैं कि 1200 अरब के करीब जो है ये कराची की कंट्रीब्यूशन है। यानी आप कह सकती हैं कि 200 अरब जो है ऑन एवरेज महीने की टैक्स कलेक्शन, जिसमें दो किस्म के टैक्सेस हैं। एक इंपोर्ट के स्टेज पे
कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है, फेडरल एक्साइज है, विद होल्डिंग इनकम टैक्स है, और एक ये है कि जो हमारे शहरी हैं, यहाँ की जो इंडस्ट्री है, और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है या दूसरी इंजीनियरिंग सेक्टर है, मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ कराची में साइट एरिया में और कुरंगी एरिया में जो इंडस्ट्री वगैरह है, और इसके अलावा जो हमारी ट्रेडर्स हैं वो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है आप कह सकते हैं कि तकरीबन 200 अरब जो है वो महीने की कराची की कंट्रीब्यूशन है, 200 बिलियन। सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट से टैक्स जमा कराया जाता है? मैं एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लास्ट फिगर्स आई थी पिछले सालों की, 2-4 साल पुरानी की, उसमें तो कराची का शायद तो कोई डिस्ट्रिक्ट था, यानी कराची शहर से ही टैक्स जमा होता है। और यहाँ जो है टैक्स माइंडेड लोग भी हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन टैक्स में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात जो आपने बताई है कि कराची के ऊपर जो सहूलियात हैं वो सही नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा NFC अवार्ड है एक फेडरल लेवल पे, इसी तरह मैं समझता हूँ कि एक प्रोविंशियल अवार्ड होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है लोगों को उसमें परसेंटेज उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से और उनकी जो बैकवर्डनेस के हिसाब से, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कराची ज़ाहिर आएगा क्योंकि कराची की भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, और उसके अलावा जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, यानी वो अगर स्कैटर्ड है तो उसके हिसाब से अलग रेशो होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूबों का डिमांड है, अगर ये हो जाए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरह प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड हो, तो जो सूबों का डिमांड है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फाइनेंशियली अगर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट भी, जैसे थरपारकर है, उसका आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में है उसका, या पंजाब में राजनपुर वगैरह है, या बलूचिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत बैकवर्ड है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उनकी बैकवर्डनेस के हिसाब से और उनकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर वो ज़्यादा स्कैटर्ड है तो उनको रेशा ज़्यादा मिलता है, इसलिए कि उन पर अखराजात ज़्यादा होते हैं उनको सहूलतें पहुँचाने के लिए और एजुकेशन के लिए, हेल्थ वगैरह में। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सूबे का डिमांड है, जैसे सराय की सूबा है, हमारे यहाँ हज़ारे सूबे की बात हो रही थी या कराची की सूबे की बात हो रही थी, तो ये सिरे से डिमांड ही ख़त्म हो जाएगा अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट को दिया जाए। तो ये मेरी सबमिशन है कि कराची के मसाइल आपने बात की पहले ये शाह साहब से, तो मैं समझता हूँ कि जी मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होना चाहिए। जैसे हमारे NFC जो फेडरल लेवल की है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होना चाहिए। अगले जो लोकल बॉडीज़ आ रहे हैं, लोकल बॉडी से पहले होनी चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं उनको जो पैसे एक्चुअली कलेक्ट हो रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, उसका छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में हर किसी अभी देखो ना पंजाब में एक शिकायत हो रही है कि सिर्फ लाहौर पे खर्चा हुआ पिछली हुकूमतों में, ठीक है ना, तो ये शिकायत ही ख़त्म हो जाएगी अगर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सबको मिले और कराची को अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से मिले। और तो पॉपुलेशन भी कराची की कह रहे हैं, सेंसस भी ठीक नहीं है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कराची को मिले तो मैं समझता हूँ कि कराची के मसले हल हो जाएंगे। ये जो आप कह रही हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सहूलियात नहीं है, इस वक्त आपकी ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मसला है कराची का, हाँ, और पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कराची का, वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं कराची शहर के। मैं नाज़रीन आपको बताऊं, हमारे साथ ड्राइवरउल्लाह खान साहब है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी आपने बनाई है, उसके हवाले से भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, हमारी पार्टी आम लोग इत्तेहाद है, हमारे जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब ने ये पार्टी बनाई है 2016 में, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि और इस पार्टी का इस वक्त मैं चेयरमैन हूँ, इसका इलेक्टेड चेयरमैन हूँ। इस पार्टी का बुनियादी मकसद ये है कि जो आम पाकिस्तानी है इस वक्त उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि वो मायूस हो रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में लोग जाते हैं वो ज़्यादातर एलीट होते हैं और वो बड़े लोग होते हैं। जाहिर है जब वो वहाँ चले जाते हैं फिर आम लोगों के ऊपर उनके काम पे कोई कंसंट्रेशन नहीं होती। तो हम समझते हैं कि जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनको पॉलिटिक्स की तरफ राग़िब किया जाए कि आप भी पार्लियामेंट का, नेशनल असम्बली का, प्रोविंशियल असम्बली का, लोकल बॉडीज़ का और सेनेट का हिस्सा बन सकते हैं।
और आपको हमारी पार्टी की बुनियादी मकासद में एक ये भी है कि अगर कोई एलिजिबल आदमी है, ये 80% जो पाकिस्तानी हैं जिनकी आमदनी कम है, हम उनको आगे लाना चाहते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट बनाना चाहते हैं, उनको एम्पावर करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी उनकी जो इलेक्शन के अखराजात हैं वो भी बर्दाश्त करें। जो इलेक्शन के अखराजात खुद नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनको हम इलेक्शन में प्रोसेस में ले आएँ और उनको करें, ताकि कल को ये शिकायत न करें कि जी एलीट गए थे पार्लियामेंट में और उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमारी ये बुनियादी मकासद में है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना इस वक्त स्कैटर्ड है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक यूनिफाइड कौम बनाया जाए। ये जो तफरीक है नस्ल की बुनियाद पे, एथनिसिटी की बुनियाद पे, रिलीजियस की बुनियाद पे, इसको ख़त्म किया जाए। कि जो बलोच है वो अपना सोच रहा है, पख्तून अपना सोच रहा है, सिंधी अपना सोच, उर्दू स्पीकिंग अलग है, सराइकी अलग है, पंजाबी अलग सोच रहा है, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि कायद-ए-आज़म ने जो खिताब किया था कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में, एक कौम का, एक कौम एक पाकिस्तान का, हम एक कौम बनाना चाहते हैं। और ये बुनियादी मकासद में हमारी पार्टी के बुनियादी मकासद में ये भी शामिल है। उसके अलावा हम गुरबत के जो इस वक्त गरीब और अमीर में फ़र्क बढ़ता जा रहा है, उसको हम चाहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन से उसको ख़त्म करें। यानी अमीर से रिसोर्सेज जनरेट करके डायरेक्ट टैक्स लगा के उनकी आमदनी पे, उनको गरीब के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल वेलफेयर पे और उनकी अपलिफ्ट पे खर्च किया जाए। हमारा बुनियादी मकसद है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बजाय डायरेक्ट टैक्स। बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में, बहुत सारे इस वक्त देखो ना, अगर आप डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो टैक्स हर आदमी दे रहा है, ठीक है ना, कंजम्पशन टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ तकरीबन 30 लाख गोशवारे जमा होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक शाहिद जावेद बरकी थे जो पहले यहाँ एडवाइज़र भी रहा है फाइनेंस के और वर्ल्ड बैंक में भी कहा, अमेरिका में वो सेटल्ड है। उसने एक रिपोर्ट बनाई है, वो कहता है पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करने वाले हैं, जो रियल इनकम पे टैक्स देने वाले हैं, वो तकरीबन 15 मिलियन है, 1 करोड़ 50 लाख। जबकि गोशवारे कितने जमा होते हैं? 29-30 लाख के टोटल साल में गोशवारे जमा होते हैं। यानी अगर असली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखें, वो मौजूदा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बाहर है। यानी 1.5 करोड़ रिटर्न होने चाहिए, जमा हो रहे हैं 30 लाख के। तो हमारी कोशिश ये होगी कि डायरेक्ट टैक्स पे जोर दिया जाए और जो इस वक्त गरीब और अमीर का फ़र्क है उसको कम किया जाए उसके ज़रिए। उसके अलावा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में इस वक्त दुनिया में अगर आप देखें, नीदरलैंड और अमेरिका में एग्रीकल्चर से तकरीबन 75,000 से लेके $1,00,000 तक 1 एकड़ से पैदावार है, या आप हेक्टर कहें, थोड़ा सा एकड़ से ज़्यादा है। हमारे यहाँ 10-15 लाख से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी ज़मीन हो, इससे ज़्यादा नहीं। यानी हम तकरीबन आप समझो 8-10% भी नहीं है उनकी पैदावार की, 8-10% भी नहीं है। हालांकि हमारी ज़मीन किसी से कम नहीं है। दुनिया में पाकिस्तान की जो फर्टाइल लैंड है वो 4थी पोजीशन पे है, जबकि हमारी प्रोड्यूस 16वें नंबर पे है दुनिया में। आप अंदाज़ा कर लें, यानी हम 4 गुना तो हमारी कैपेसिटी है। अगर हम एग्रीकल्चर में 4 गुना करें, इस वक्त 7,500 हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है, 4 गुना करें तो 28,500 अरब हो जाएगी। तो पाकिस्तान में गरीब रहेगा कोई नहीं। बिल्कुल, हम एक्सपोर्ट का हमारे पास सरप्लस आ जाएगा कितना ज़्यादा। बिल्कुल सही। रियाज साहब, रहमतुल्लाह खान साहब की जो बातें थी आप सुन ही रहे होंगे। अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब में फ़र्क हो रहा है, मतलब ख़त्म करेंगे हम ये फ़र्क, तो आपको क्या लगता है सिंध गवर्नमेंट के भी इस तरह की कोई था सोच कि हमने अमीर और गरीब में जो है वो फ़र्क ख़त्म करना है, उनको नौकरियाँ देनी है, अच्छी ज़िंदगी उनको देनी है? हमारी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से देखें तो उनका हमारा मंशूर ही है कि रोटी, कपड़ा और मकान। उस ज़माने से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे तो उन्होंने सरदारी निज़ाम को ख़त्म किया, और उसके बाद हमारा एटमिक जो है, हम एटमी मुल्क हैं, तो ये भी उनकी जो मेहनतों से, उनके जो थे इनिशिएटिव, उसकी वजह से आज हम एटमी ताकत हैं। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, उन्होंने रिकॉर्ड जो है लोगों को रोज़गार दिया। हमारी पार्टी का एक ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर भी रहा है और ये हमारा रिकॉर्ड भी रहा है। जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में आई है
तो हमने रिकॉर्ड लोगों को रोज़गार दिया है आज तक। और जितनी भी हुकूमतें रही है सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। और ये जो मेरे भाई मेरे बड़े बता रहे थे अभी कि गरीब और अमीर का फ़र्क नहीं और ज़राअत का, तो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब फेडरल में रही थी, आप फ़र्क देख लें 2012 में और अभी में। हमारा जो है एग्रीकल्चर उस ज़माने में जब चल रहा था तो उस बहुत ज़बरदस्त किस्म से हमारे जो इंडस्ट्रीज़ थी और एग्रीकल्चर बेस जो गरीब थे या हमारे किसान थे उनको हमने फ़ायदे दिए थे, अभी भी हम दे रहे हैं, मगर उस फेडरल लेवल पे भी हमने बहुत ज़्यादा दिया था। अभी आपका उस ज़माने का जीडीपी ग्रोथ देख लें, इन्फ्लेशन रेट देख लें, अभी का देख लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे में मुस्तहकम था। अभी जो हुकूमत चल रही है इसमें गरीब जो है वो गरीब तर हो गया है और कोई रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा। अब इसलिए हमारी जमात और हम जो है पीडीएम सारी जमातें मिलके हम इनको जो है टफ़ टाइम दे रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश है कि इनका जो अभी हुकूमत चल रही है इनकी जो पॉलिसीज़ हैं इनको हम तो टोटली डिसएग्री हैं इनसे। और हम फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी फेडरल ओके उनकी तो महंगाई हद से ज़्यादा है। आज भी पेट्रोल महंगा हो गया है। बिल्कुल 2 रुपए कुछ। देखिए पेट्रोल जब महंगा होता है तो उसका असर हर चीज़ पे लागू होता है। आपके पहले ही आटा महंगा है, चीनी महंगी है, उसके ऊपर आपका जो पेट्रोल आपका महंगा होगा तो हर चीज़ उस पर उसका ज़्यादा असर पड़ेगा तो वो महंगी हो जाएगी। सर तो ये गरीब लोगों से दूर लेकिन जो है डीसी के भी हाथ में होता है, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जो डीसी देखें शॉपकीपर्स है, जो रेट्स गवर्नमेंट ने कोट किए उससे हट के जो शॉपकीपर्स है वो रेट्स जो अपने बना के जो लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें वो दस्तयाब कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे डीसी एसीज जो है वो कहाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये गाइड करता हूँ। हमारा डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का प्राइस एंड ब्यूरो, उसके जो है डेली हमारे ऑफिसर्स और जाते हैं, डीसी एसीज वगैरह हमारे नुमाइंदे जो है वो जाते हैं और रेड भी करते हैं। और जो ज़्यादा रेट्स लगाते हैं, जो कम शॉपकीपर्स या कोई दुकानदार या कोई रेड़े वाले या कोई सब्ज़ी वाले, तो उन पे बाकायदे वो उस पर फ़ाइन भी लगता है डेली के बिहाफ पे। और उनके रेट्स भी होते हैं और सील भी होते हैं दुकान। अच्छा, मैं बड़े मज़े की बात बताती हूँ। मेरी अम्मी ने इत्तेफाक की बात है मुझसे सामान नहीं मंगाती है, लेकिन जब उन दिनों मैंने पिछले हफ्ते की बात है, मैंने इस पे प्राइसेस पे जो प्रोग्राम किया था, तो शकील बेग साहब भी CRPC के जो वो हैं चेयरमैन, वो भी हमारे साथ थे पेपर पे। तो मैं वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो है ना आप खुद जो है जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो फिर आप आवाम भी ना उसी तरह से करते, तो आप एक एग्जांपल बने ताकि आप अपने सराउंडिंग में लोगों को बता सकें कि भाई मैंने इस रेट पे ख़रीदा। मैंने कहा चलें ठीक है। अम्मी ने मुझसे फ़ोन पर रास्ते में ऑफिस से मैं जा रही थी, अम्मी का चिकन लेते हुए आ जाना। अब मैं चिकन वाली के पास गई, मैंने कहा कि भाई आज की जो रेट लिस्ट है उस हिसाब से आप मुझे रेट लिस्ट दिखाते। बोले हमारे पास तो हफ्ता हो गया रेट लिस्ट हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। तो बताने का मकसद ये, इतनी बड़ी स्टोरी सुनाने का मकसद ये कि उनको एक हफ्ता हो जाता है, उनको रेट लिस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती, उनकी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड नहीं होती है रेट लिस्ट। और मैंने बोला आप ऑनलाइन भी देख लें, नहीं अपडेट हुई हुई। अगर मैंने देखा वाकई नहीं, आप अभी भी चेक करेंगे वहाँ पे किसी किस्म की कोई रेट लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा डिपार्टमेंट है पूरा प्राइस एंड ब्यूरो, जिनके हमारे खटूमल साहब उनके मुआविन खुसूसी हैं CM साहब के, वो उनको हेड भी करते हैं। पूरा हमारा डिपार्टमेंट है जो डेली बेसिस पे रेट्स और प्राइसेस और इन पे जो है वो लिस्ट्स भी आती हैं और उन पे जो ज़्यादा करते हैं तो उन पे रेट्स भी होते हैं पूरे सूबे में, सिर्फ कराची की बात नहीं, पूरे सूबे। सही, ठीक है। रहमतुल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपकी जो पार्टी है वो कराची के अवाम के लिए क्या करेंगी? हमारी पार्टी बेसिकली तो सेंट्रल पार्टी है, यानी पूरे पाकिस्तान के लिए पार्टी है, लेकिन कराची को भी चूँकि बहुत इम्पोर्टेंस है कराची शहर का और सिंध प्रोविंस का, तो कराची को बहुत ज़्यादा अहमियत हमारी पार्टी देगी और बहुत ज़्यादा हमारी हाई प्रायोरिटी पे है कराची। और उसके जो बुनियादी मसाइल है, एक तो ये जो नंबर 1 है वो ट्रांसपोर्ट का मसला है कराची का। तो रेल का जो ये सर्कुलर रोड बना है, मैं नहीं समझता कि ये कामयाबी से वो होगा। तो मज़ीद जो है अभी शायद
ये बसों का कुछ सिस्टम फ़िलहाल तो करना पड़ेगा, और फिर ये कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी करने पर अंडरग्राउंड कोई सिस्टम करना पड़ेगा, रेल का सिस्टम करना पड़ेगा, या कोई और ट्रैफिक का ऐसा निज़ाम देना पड़ेगा कराची को कि जो इस वक्त पोल्यूशन निकल रही है, और इस वक्त जो गाड़ियों का, रिक्शे का और बाकी जो पोल्यूशन है कराची जो है वो बहुत बुरी हाल। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा पोल्यूशन के मसाइल है। इसके अलावा कराची, जी हाँ, लाहौर तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी वहीं पे तो सबसे कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त वक्त अगर आप देखें तो बहुत डिप्लेटेड कंडीशन में है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कराची को इन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 1100 अरब देंगे। मैं समझता हूँ कि 1100 अरब कराची में लग जाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ही बहुत ख़राब है। मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं जवाब दूंगा। 1100 अरब का सिर्फ ऐलान हुआ, अभी तक कोई 11 रुपये भी हमें मौसूल नहीं हुआ सिंध गवर्नमेंट को। और उसमें इन्होंने एक गलत बात की थी कि 800 अरब उसमें से सिंध गवर्नमेंट के एडीपी के, और बाकी इन्होंने जो है ऐलान किया था, मगर ये उसके अभी तक रिसीव नहीं हुए। ये तक हमारी गवर्नमेंट, हमारे सीएम साहब मुराद अली शाह साहब और हमारे पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कहती रही है कि कराची का हक हमें मिले, और कराची के लिए सिर्फ ऐलानात फेडरल ने किए मगर हुआ नहीं। ये जो भी अभी तक हो रहा है ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे कर रही है। दूसरा आप बता रहे थे जो ट्रांसपोर्ट का, उसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं अवैस शाह साहब ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने MOUs भी किए हैं, इंशाल्लाह जल्द वो बसेस का भी होगा। और दूसरा हमारी यहाँ पे मेट्रो बस का काम भी चल रहा है, वो असल में फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है, मगर उसका भी काम फ़िलहाल वो जहाँ पे है तो उनका वो उस पर ध्यान अच्छी तरह से नहीं दे रहे। उनको भी होना चाहिए था, वो भी काम हो, मगर उस पर हम तो बुनियादी मसला। और दूसरा आपको मैं बताऊं, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, तो हमारे प्रीवियस अभी जब गुजर गई है तो हमारे मेयर रहे वसीम अख्तर साहब, जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। हमने उनको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 60 अरब रुपए से ज़्यादा रकम मिल चुकी थी, और उन्होंने, आप उनसे भी सवाल करें कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के जो मेयर कराची रहे हैं तो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने तो कुछ नहीं, वो सिर्फ डमी बन के रहे। कराची का बुनियादी मसला जो है वो फंड का है। इतना ज़्यादा रेवेन्यू कराची जनरेट कर रहा है, और हमारा जो इकनॉमिक और फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके हिसाब से, और इतनी बड़ी आबादी है, असल में जो सेंसस में इसकी आबादी दिखाई गई है वो बहुत कम है, 1.5 करोड़ दिखाई है, 2.5 करोड़ आबादी कराची की। तो कराची को उसके हिसाब से ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फंड दिया और ना फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ दिया। तो उसकी हालत, नतीजा ये निकला कि आप सड़कों में जाएं, गलियों में जाएं, उसमें जाएं। प्रोविंशियल ने अच्छी तरह सब कुछ किया है सर, मगर जब जहाँ के जो रहे हैं अभी हम कहेंगे जो मेयर भी रहे हैं, जो पहले हुकूमत MQM की यहाँ पे मिनिस्टर्स भी रहे MQM के रहे हैं, तो उन्होंने जो है कराची, जो नोन बात है कि उनकी यहाँ पे स्टेक रहा है, मगर अब हम जो काम कर रहे हैं ये अपने बिहाफ पे कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट। लेकिन सर और हमारा काम नजर आ रहा है, चलती आ रही है, लेकिन आप लोगों ने क्या आवाम को दे दिया? पहले कोalition में रहे, मगर अब हमारे अपने बिहाफ पे काम हो रहा है और वो नजर भी आ रहा है। मैंने आपको गिनवा भी दिया, और इंशाल्लाह हमारे PDM का मुकद्दर क्या नजर आ रहा है? क्या आप PDM इमरान खान को जो है कमजोर कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, उनको गिरा सकते हैं? देखिए, इनकी बौखलाहट से तो जाहिर है कि जैसे हमारे जलसे शुरू हुए थे तो मुल्तान में इन्होंने हर्डल्स किए थे, रास्ते रोके थे, हमारे सारे कारकुनों को होटल से गिरफ्तार किया था। फिर इनको जो है वो कहते हैं ना कि मुंह की खानी पड़ती है, कि वो उससे भी ज़्यादा लोग निकल आए बाहर और कामयाब हो गया जलसा। ऐसे काफ़ी जितने भी हमारे जलसे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कामयाब। इसमें हमने बड़ी केयर भी की थी कि कोविड में जो है उनको SOPs के हवाले से हो, मगर लोग इतने बेजार थे कि इनकी अपनी पार्टी और इनकी जमात PTI के भी जो लोग हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, वो भी निकल के आ गए कि यार वाकई महंगाई है, हमें इनसे जान छुड़ानी है। तो ये हमारी जो है PDM के बारे में मैं भी थोड़ा सा कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे PDM के पॉलिटिशियन हैं या PTI के,
दोनों अब आजमाए जा चुके हैं। और इनकी नाकामी जो है, ये जो पीडीएम है, पीडीएम की पार्टियां हैं, ये तो तकरीबन 72 साल से, 71 साल से, और इनकी जो पीटीआई है वो 2-2.5 साल से। तो दोनों की हुकूमतें लोगों ने टेस्ट की हैं और मैं समझता हूँ कि दोनों नाकाम हैं। पाकिस्तान को कोई बेहतरी नहीं दी। अब हमारी बारी है, आम लोग इत्तेहाद की बारी है, आम लोग इत्तेहाद की बारी है, हमें दफा आजमाएंगे। हम आम लोगों को पार्लियामेंट में लाएंगे। इमरान खान साहब ने भी यही कहा था, कंटेनर में खड़े होकर बिल इमरान चलाए खान थे ने कहा था, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। जो है वो तो आज कह रहा कि हमारे पास प्रोग्राम नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास है। जो पुरानी पॉलिसीज हैं अब उनको याद कर रहे हैं कि वाकई में हम सही कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारी पॉलिसीज हमारे जो लोगों को रोजगार दिए। अभी भी जो सिंध गवर्नमेंट में हम तीसरी बार अभी बड़े मैंडेट से आए हैं, तो ये कोई ऐसे तो हम नहीं जीतते ना, हमारे साथ आवाम है और हमने लोगों के खिदमत की है, इसलिए हम पे लोगों का एतमाद है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी रहमतुल्लाह साहब, रियाज साहब आपका शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे जिस तरह से रियाज साहब और इन्होंने कहा कि रहमतुल्लाह खान साहब ने कि मैं चाहता हूं कि इस बार लोग हमें भी ट्राई करके देखें, हमें भी आजमा कर देखें, आप कितने जो है इनके जो है आपकी पार्टी जो है वो इनके कितने जो है दावे वादे पूरे करती है, देखते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे हमारे साथ एक्स FBI के चेयरमैन और माउन खुसूसी वज़ीर आला सिंध रियाज साहब मौजूद थे। उन्होंने जिस तरह से कहा कि हमारे उम्मीद करते हैं कि तब्दीली आए, और जिस तरह से रहमतुल्लाह खान साहब ने कहा कि मैं यही मेरा ये है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो हमारी पार्टी को अगर लोग आजमाएं तो हम जो है उनकी जो वादे दावे जो उनकी जो उम्मीद है हम उनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। सर, जिस तरह से आपने देखा कि FBI के जो ऑफिसर्स वगैरह जो उनके लोग हैं वो सियासत की तरफ आ रहे हैं, तो क्या वकील भी जो है सियासत की तरफ आना शुरू हो गए? ये वकील तो शुरू जमाने से ही सियासत में है। कायदे आज़म खुद वकील थे और वकालत से वो कायदे आज़म बन गए, और इसी तरह थ्रू आउट पाकिस्तान इंडिया वकला तो जवानी से ही उसमें आते हैं। बाकी ये ट्रेंड जो था जो ब्यूरोक्रेट्स का रिटायरमेंट के बाद वकालत ज्वाइन करने का, ये पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ। फिर MQM में जो था वो हमारे एक थे लीडर ऑफिसर, कमिश्नर कराची भी रहे, फिर वो रिटायर होके वो MQM में शामिल हुए, फिर वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या रहे प्रोविंशियल। तो उनको देखकर फिर बहुत लोगों को ये चीज़ जहन में आई। तो अभी भी कुछ लोगों ने रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन की MQM। हनीफ साहब, जो जावेद हनीफ हमारे कमिश्नर थे कराची के, वो MPA इलेक्ट हुए जेल के अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल। और वो माशाल्लाह अभी हैं और उनका टेन्योर चल रहा है। और अभी एक और नौजवान है, उसने भी FBR से रिज़ाइन करके अभी तो वकालत कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सुना यह है कि उनका भी इरादा सियासत में आने का है। बिल्कुल वेलकम। अच्छा देखिए, ब्यूरोक्रेट जो होता है वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है और हुकूमत चला रहा होता है। सही कहा सर। मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं, मैंने ख्वाजा साहब का इंट्रो इसलिए नहीं कराया क्योंकि हर शख्स जो है ख्वाजा साहब से जो है उनको जानता है, और ख्वाजा साहब का मैं तारुफ क्या कराऊं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। ख्वाजा साहब माशाल्लाह एक बहुत ही अहम शख्सियत है पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह उन्होंने बड़े बड़े काम किए, TV चैनल्स पे इनका प्रोग्राम आता है। तो मैं जो हूँ अपने उन अल्फाजों से जो है मैं ख्वाजा साहब की साथ तारीफ बयान नहीं कर सकती, लेकिन हर शख्स जानता है, तो इसलिए मैंने कहा आज जो है मैं डायरेक्ट ख्वाजा साहब की तरफ आ जाऊँ, क्योंकि लोग तो जानते हैं ख्वाजा नवीद जो हैं, जिनको ख्वाजा नवीद के ये एक निजी TV चैनल से जो अपना प्रोग्राम भी करते थे, और जो है इन्होंने काफ़ी काम किए बड़े बड़े, और काफ़ी बड़े बड़े केसेस भी लड़े जो काफ़ी जो है वो आज तक लोग याद रखते हैं कि ख्वाजा साहब ने वो केस लड़ा था, तो ये हुआ था। ऐसे ही है सर। बिल्कुल जी, हाँ। मैंने तो 75 में एनरोल हुआ था एज ए एडवोकेट लोअर कोर्ट्स। 75 में ही मैंने किया लियाकताबाद का मंजूरा शहजाद का मल्टीपल मर्डर केस। फिर वो भी चल रहा था तो 78 में हो गया तरन्नुम अजीज मर्डर केस।
उसमें फिर मैं वकील था, फिर अभी वो चल रहा था तो 81 या 82 में शबनम उस्मान मर्डर केस हो गया। हाँ। उसके बाद फिर होता ही चला गया, फिर होता ही चला गया। और बीच में डैनियल पर्ल केस किया, आसिफ जरदारी साहब के वो जो कैंप फायरिंग केसेस थे उनमें तकरीबन सारे ये जितने लड़के थे इनको मैंने छुड़ाया था। बिलाल शेख, रूफी, सलीमुद्दीन सल्लू, ये सारे बच्चे मेरे क्लाइंट थे। बिलाल शेख पीपल्स पार्टी वाले बिलाल शेख, जी जी, जाहिद शहीद, बिलाल शेख, वो शहीद, वो भी सारे शहीद हो गए, एक भी नहीं जी, बचा। अल्लाह उनको भी उनकी जी, जी। दर्जात बुलंद करे। मैं आप लोगों से आज यही रिक्वेस्ट करूँ क्योंकि आज मेरे मामू का सोया, मैं तो अपने दुआओं में उन्हें खुसूसी याद रखें। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करें। जी सर, आमीन। अल्लाह ताला आपके मामू को आमीन जन्नत में आला मुकाम दे और आपको सब्र दे। आमीन। तो वो क्या कोरोना वगैरह से तो नहीं गए? नहीं, वो बस बच गए। अचानक ही उनकी डेथ, तो बस अपनी क्योंकि दुआ में आजकल तो याद जो रखें। भी फौत होता है तो ये कोरोना के टोटल में डाल देते हैं। हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे तो खैर वो था अमन, जब वो गए तो उन्होंने किसी किस्म का कोई, क्योंकि वो उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी जब हॉस्पिटल गए, तो रास्ते में हो गई थी उनकी डेथ। और फिर उसके बाद कोरोना का तो खैर नहीं, लेकिन हमारे आजकल ये है कि कोरोना का तो ये लोग बोलते हैं कि कोरोना में डाल देते हैं, जबकि इस तरह का है नहीं। डॉक्टर भी जाहिर बात है देख कर ही डालते हैं, वो इतनी बड़ी गफलत कैसे कर जाएंगे, ये है ना। तो ख्वाजा साहब, आप जो है जिस तरह से मैंने आपसे सवाल किया कि लोग जो है सियासत की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पीडीएम की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि बात यह है कि हमारे मुल्क में जिस तरह से आप देख रही हैं, सियासत से ल्यूक्रेटिव बिजनेस कोई है नहीं। इतना बड़ा कारोबार है, यानी आप ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की रोज़ खबरें सुनती हैं कि कितने कितने अरब रुपए और इतने इतने करोड़ रुपए आलू छोले वाले के नाम से भेजे गए और पकौड़े वाले के नाम से भेजे गए, और उनके मतलब ना जो जो रेडी वाले थे, दही बड़े वाले, उनके नाम से भेजे। तो ये सारा सियासतदानों ने माशाल्लाह कमाया पैसा। आप अगर देख लें यहाँ पे भी, तो जो मोटरसाइकिल पे आया था तो उसके बाद उनके घर जाओ तो इस तरह 4-4 परेडों खड़ी होती हैं। मैं एक दफ़ा एक मिनिस्टर के बाद दावत पे गया तो परेडों इतनी लाइन में खड़ी थी जैसे वो सतारेती के बाहर सुजुकियाँ नहीं खड़ी होती। तो मैंने फिर वो ड्राइवर से पूछा कि यार ये कितने की आती है? उसने कहा सर ये 1.5 करोड़ की है। वो मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो बात ये है कि पुरानी बात है, अब तो शायद 2.5-3 करोड़ की हो गई है। तो लैंड क्रूज़र, तो वहाँ लाइन में इस तरह खड़ी थी जैसे अस्पताल के बाहर सतारेदी की खड़ी होती हैं, 8-10। हाँ, अच्छा, तो ये दौलत का मतलब शुमार ही नहीं है ना, तो फिर उनको सर देख ये के वैसे ज्यादती है, ये जिस तरह की जो नुमाइश पब्लिसिटी है ना, ये हम कब्रों में हमारे साथ नहीं जानी। ये चीज़ तो सिर्फ दुनियावी है। ये पैसा जो आप लैंड क्रूजर, लेक्सस और जो है उसमें लगा रहे रीवो में, आप ये किसी गरीब के लिए एनजीओ बना रहे, एक उसको एक बड़ा घर लेके दे दे, उसमें चाहे एक एक कमरे के आप क्यों ना फ्लैट्स बना के दे दे, इस किस्म का काम कर ले, तो आपकी कब्र, आखिरत, दुनिया, सब चीज़ें जो है ना आपकी सुकून से गुजरेंगी। ऐसे ही है सर। बस जी फिलहाल तो वो जो परेडों में सुकून मिलता है वो कब्र में नहीं मिलता। कब्र अभी देखी नहीं है। अच्छा, यकीन नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन जो है कब्र का सुकून जाहिर सी बात है। और हम लोग पता है दुनिया के लिए सर बहुत सारी अपनी जिन्हें वो चीज़ें अच्छी कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ हासिल करने के लिए मैं ये एफर्ट करूँ, लेकिन हम अपनी आखिरत को भूल चुके हैं, अल्लाह को, हम लोग मौत को, हम सब चीज़ें भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर जो आए हम किस लिए आए। ये एक तरह से हमारा एग्ज़ाम है। अगर हम इस एग्ज़ाम में, इस दुनिया में जो अल्लाह के जो बताए हुए, जो हमारे हुजूर की के जो वो सारे उन्होंने बताया गया है हमें, किस तरह से जो सुन्नतें, हम उनको इस तरह से नहीं पूरा कर पा रहे हैं। जिस तरह से जो है एक मुसलमान होने का हमें एक वो एजाज़ हासिल है माशाल्लाह, मुसलमान घराने से मुसलमान है हम, लेकिन हम उस तरह से नहीं जो है अपनी वो चीज़ पूरी कर पा रहे हैं। नमाज से हम दूर हो गए। हमारे क्या कि बच्चों को क्या पता दीन के बारे में, कुछ नहीं पता। हम लोगों ने वो सब चीज़ें छोड़ दी। हम लोग सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया, पैसा और दुनिया, इस चीज़ से हम लोग लग चुके हैं। देखिए जी, बार बार कहा गया है कि ये दुनिया तो एक प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया फ़ानी है। हाँ, प्लेटफॉर्म पे जैसे हम ट्रेन के इंतज़ार में खड़े होते हैं, तो मतलब हम इस दुनिया में एज ए प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ट्रेन आनी है, आपने बैठ जाना है। आखिरत का सफ़र है, असली दुनिया आगे है। तो यहाँ अच्छे काम कर लो तो वहाँ उसका बदला मिलेगा। सही बात है सर। मैं आपको ये बताऊं, मेरे मामू की जो है मतलब तबीयत थोड़ी सा ख़राब थी, लेकिन वो ठीक हो गए थे। अचानक ही बस उनका इंतकाल हुआ। हम नहीं सोच सकते थे कि मतलब ज़ाहिर मौत बरहक है, हर शख्स को जाना है, अल्लाह की अमानत है, हमने उनको लौटाना है।
और लोग रोते नहीं, रोना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है आप अगर कोई चीज़ किसी के पास अमानतन रखवाएं और आप उससे वो चीज़ वापस ले, तो क्या अगला जिसके पास रखा है वो रोएगा नहीं ना, वो तो उसकी अमानत है। तो इस तरह से ये जो हमारे अजीज़ होते हैं, हम सब अल्लाह की अमानत है, हमने वापस जाना है। तो लेकिन एक वो था कि हम नहीं सोच सकते एक साथ बचपन गुजारा, वो चीज़ अभी तक माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ना। तो ये है, तभी तो दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस दे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। क्योंकि कहना बड़ा आसान होता है कि सब्र आ जाए, मगर सब्र आते आते आता है। और वो कहते हैं ना कि जी टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर, कि वक्त जो है बहुत से ज़ख्म मुंतमिल कर देता है। लेकिन बात यह है कि ये जो जुदाई का ज़ख्म है ये आहिस्ता आहिस्ता मुंतमिल होता है, ये आसानी से नहीं जाता। सही बात है सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं पूछना चाहूँगी आने वाले इलेक्शन में क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहाद होके जो है काम करेगी? देखिए जी, बात यह है कि अभी तक तो मुल्क की दो बड़ी पार्टियां जो थी वो यही थी, अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी मुस्लिम लीग। और इन्होंने आपस में बारियां बनाई हुई थी, म्यूज़िकल चेयर्स था, एक जाता था दूसरा आ जाता था, दूसरा जाता था दूसरा आ जाता था। बल्कि ख़ास तौर पे 90 की दिहाई में जब 2.5 साल के बाद हुकूमतें तोड़ी गईं, तो बेनज़ीर की हुकूमत तोड़ते थे तो नवाज़ शरीफ की आ जाती थी, फिर नवाज़ शरीफ की तोड़ते थे तो बेनज़ीर की आ जाती थी। तो वो जो बच्चों का एक गेम होता है म्यूज़िकल चेयर्स का, कि वो म्यूज़िक बजता है, सारे बच्चे कुर्सी के ऊपर घूमते हैं, फिर एकदम म्यूज़िक बंद होता है तो जो चाहता है जिस कुर्सी में बैठ जाता है, बाकी निकल जाते हैं। तो इस तरह से गेम चल रहा था। फिर ये जिसने भी इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा, जो किया, उन्होंने कहा एक थर्ड पार्टी लाई जाए। तो बड़ी मेहनत करके इमरान खान को लेकर तो आए हैं, तो वो इस हद तक तो कामयाब हो गए कि उन्होंने वो जो दो पार्टियों का एक सहर था या जादू था या सिस्टम था वो तोड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जिस तीसरी पार्टी को मौका दिलाया गया या जिसने लिया मौका, वो बुरी तरह नाकाम हो गई। क्योंकि एक तो उन्होंने को होमवर्क नहीं किया हुआ था, दूसरा ये उनको कभी जहन में वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था कि हमें हुकूमत मिल जाएगी। आपको याद है जब इलेक्शन हुए हैं कराची में, तो कई तो पीटीआई के जो वो थे कैंडिडेट्स, वो पोलिंग बंद होने के बाद 5 बजे घर जाके सो गए थे। उनको रात को लोगों ने 9 बजे जगा के बताया कि भाई तुम एमएनए बन गए हो, तुम एमपीए बन गए हो, वो टीवी पे खबरें आ रही हैं। तो वो फिर जाग के आए कि अच्छा अच्छा हम जीत गए हैं। तो अब इतने जीते कि पता नहीं शायद कराची से 14 सीटें मिल गई और वो एमक्यूएम वाले बेचारे जीती हुई सीटें हार गए। तो ये तो अल्लाह का सिस्टम है, किस तरह से हुआ, जो भी हुआ वो तो अब अल्लाह ही जाने। लेकिन ये है कि इस पार्टी को मौका मिल गया और बड़ी उम्मीद थी कि इमरान खान के आने से हालात चेंज आ जाएंगे, हो जाएंगे। और ये बड़ी उम्मीद थी कि तब्दीली आ जाएगी। तो तब्दीली ये आई है कि महंगाई हो गई है, गरीब के लिए ज़िंदगी तंग हो गई है और जीना दो भर हो गया है। और अगर इसी का नाम तब्दीली है तो फिर अल्लाह ताला ये तब्दीली वापस ले ले। आमीन साहब, आमीन सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त दिया, क्योंकि आपकी भी केसेस वगैरह जो है और आप जो है काफ़ी मसरूफ शख्स है, तो इसलिए मैं दुआएं से वो शुक्रिया अदा करूंगी। आज का प्रोग्राम उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा। आपको फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, मेरे मामू को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।